हेलो अक्षय, नमस्कार। आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। और कौन कौन आ गए हैं फटाफट लाइव चैट में हाय डाल देना। क्या मैं सुनाई और दिखाई दे रहा हूं ठीक से? तो तब तक मैं एक बार इंट्रो दे दूं एक, ठीक है? सो हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। इसका आज 7th वीडियो है। ओके, सो अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ना किया हो तो कर लेना, द स्टडी शैक बाय संकेत मनियार, क्लास 9 एंड 10। ओके, एंड तो आज के सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? तो आज के सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पहली चीज तो है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस में क्या एक्चुअल में डिफरेंस होता है वो हम पहली चीज पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी चीज हम पढ़ेंगे कंफ्यूजन ऑफ सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। अब देखिए बहुत लोगों को रहता है, देखिए सीबीएसई वालों को इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, स्टेट बोर्ड वालों को बिल्कुल पता नहीं होगा, आईसीएसई बोर्ड वालों का मुझे पता नहीं। तो देखिए इसके बीच में काफी कंफ्यूजन होता है और उसको मैं क्लियर कर डालूंगा आज जिनको भी होगा। ठीक है, एंड 3 लोग देख रहे हैं, फटाफट मुझे लाइव चैट में हाय डाल दीजिए। नेक्स्ट इज इंटरफेस, हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने मेरी कल की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेल की साइकिल में सबसे पहले होता है इंटरफेस, जिसके अंदर 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? G1, दूसरा होता है S स्टेज, तीसरा होता है G2। ठीक है, इंटरफेज के बाद होता है कौन सा? तो वो होता है हमारा प्रोफेज। प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज के बाद टीलोफेज। यार मैं दिखाई और सुनाई दे रहा हूं ना, कोई मुझे लाइव चैट में जवाब क्यों नहीं दे रहा है? ठीक है, और टीलोफेज के बाद क्या होता है हमारा? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी और इसे याद करने का तरीका भी बताया था। इंडिया पाकिस्तान मैच आफ्टर टॉस कैंसल्ड, ऐसे आप इसे याद भी रख सकते हैं, राइट? तो हेलो, एम आई ऑडिबल? क्या मैं सुनाई दे रहा हूं? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? यार मुझे कुछ तो जवाब दो। ओके 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 ओके। हेलो, हु इज दिस? प्लीज रूपाली पवार नाम से जो भी है प्लीज अपना असली नाम बता दीजिए, शायद मेरे पहचान के हो। ठीक है, तो देखिए ये 3 चीजें आज हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके स्टेट बोर्ड के अंदर ये सब चीजें नहीं मिलेंगी, सीबीएसई के अंदर ये सब चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन आईसीएसई में है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। आपका चाहे वो नेशनल साइंस ओलंपियाड हो, चाहे वो एनटीएससी हो, चाहे वो एनएससीजेएस हो, सब में पूछा जाता है। तो इसलिए ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए ये मत सोचना। ओ ओनकार, हेलो ओनकार। अक्षय थैंक यू सो मच ओनकार को भी बुलाने को क्लास में, एंड ओनकार वेलकम। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। तो पहली बात तो हमारे एक कल नहीं परसों जो भी देख रहे थे उनमें से एक व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था। एग्जाम के लिए नहीं आता तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ठीक है, सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में पढ़ लेना। ओके, 1 2 3 4 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ज्यादा थैंक यू कहना चाहूंगा। यार 3 लोग देख रहे हैं, मुझे तीसरा व्यक्ति प्लीज लाइव चैट में हाय डाल दे। तो देखिए थैंक यू सो मच इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे 75.7 वॉच आवर्स पूरे हो गए, मतलब 4500 मिनट पूरे हो गए हमारे चैनल के। प्लस हमारे जो एक और चीज़ है, आपसे ये अनुरोध है कि आपने अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 72% लोग तो सब्सक्राइब ना किए देख रहे हैं। ये थोड़ी ना अच्छी बात है ना, है कि नहीं? ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब ये सब तो हमने पिछले सेशन में डिस्कस कर लिया था। अगर पिछला वीडियो ना देखा हो तो इसके बाद जरूर देख लेना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था? 2n का क्या मतलब होता है कि इस क्रोमोसोम के अंदर 2 डीएनए होते हैं, ये ऐसे 1, ये ऐसे 2। ठीक है, और फिर सेल डिवीजन के पहले वो क्या कर लेता है? 4n में तब्दील हो जाता है, मतलब ये डीएनए का डुप्लीकेशन कर लेता है, डीएनए डुप्लीकेट डीएनए यहाँ पे बना लेता है, तो ये 4n हो जाता है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और ये जो एक ब्लू कलर का और एक येलो कलर का, ऐसे 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स एक साथ आते हैं तब एक क्रोमोसोम बनता है, और इनके बीच का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। ठीक है, तो देखिए 3 लोग देख रहे हैं,
कोई हाई नहीं डाल रहा है। और मैंने बताया था n का मतलब होता है हैप्लॉइड सेल, 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड सेल। ठीक है, हैप्लॉइड का मतलब होता है इसके अंदर सिर्फ एक ही सिस्टर क्रोमैटिड है, एक ही डीएनए, इसलिए हम इसे n कहते हैं। डिप्लॉइड मतलब यहाँ पे दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, दो डीएनए है, इसलिए हम इसे 2n कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब आपको सबसे पहले मियोसिस और माइटोसिस के बीच का फर्क समझना होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि पहले माइटोसिस पढ़ेंगे फिर मियोसिस पढ़ेंगे, लेकिन आपको अगर फर्क ही पता नहीं होगा तो कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, माइटोसिस और मियोसिस में पहला डिफरेंस ये होता है कि माइटोसिस में एक ही बार डिवीजन होता है, जबकि मियोसिस में 2 बार डिवीजन होता है। तो मियोसिस में कैसा होता है, मियोसिस 1 होता है और मियोसिस 2, ऐसे 2 बार इसका डिवीजन होता है सेल का। ठीक है, और ये सेल का डिवीजन कैसे होता है अगर आप देखें तो ये देखिए, ये एक ही बार में डिवीजन हो जाता है, जबकि यहाँ पे पहले ये वाला डिवीजन बनेगा, उसके बाद ये वाला बनेगा। ठीक है, तो 2 बार यहाँ पे डिवाइड होता है, जबकि यहाँ पे एक ही बार ऐसे डिवाइड होता है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे रिमेन्स द सेम, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज हाफ। अब ये कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको माइटोसिस का एकदम बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ और मियोसिस का भी, और उसको आपको थोड़ा सा अभी के लिए याद करना पड़ेगा। मैं बाद में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी के लिए आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो देखिए, मियोसिस में क्या होता है, पहले हमारे पास जो 2n वाला सेल रहता है वो डीएनए डुप्लीकेशन नहीं करता, वो एज इट इज रहता है 2n, और उस 2n का डिवाइड होके बन जाता है, क्या बन जाता है बोलो, तो बन जाता है n और n। ठीक है, इसका क्या बनता है, n और n, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शनल डिवीजन हो गया। रिडक्शन का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस मतलब कम करना। ठीक है, सो रिडक्शनल डिवीजन का मतलब होता है यहाँ पे कम हो रहे हैं ना क्रोमोसोम का नंबर जो है, क्रोमोसोम नंबर मतलब मैंने बोला था डीएनए कम हो रहा है उसके अंदर, ये नहीं कि क्रोमोसोम का नंबर कम हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये n क्या करता है, ये n 2n में तब्दील होता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे डीएनए डुप्लीकेशन करते हैं, और इस डीएनए डुप्लीकेशन के बाद इससे फिर n बनता है, इससे फिर n बनता है, राइट, और ये भी डिवाइड होके n बनता है, ये डिवाइड होके n बनता है। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे भी लॉजिक है। हेलो जयंत, हेलो मिष्टी, सब लोग आ गए, यस। तो आज हम सबसे पहले तो माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस समझ रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल के लिए नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी जरूरी है, इसलिए पूरा देखना। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इससे पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, हर एक चीज में आप ऑलराउंडर बन जाओगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जबकि देखिए मियोसिस में क्या होता है, मैंने बोला कि यहाँ पे पहले तो रिडक्शनल डिवीजन होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, 2n का n और n बनेगा, यहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता, ये 2n एज इट इज स्प्लिट होके n और n बन जाता है, और फिर ये जो n और n बने ना, ये फिर डुप्लीकेशन करते हैं और 2n बनाते हैं। डुप्लीकेशन मतलब पता है ना, डुप्लीकेट बनाना, तो ये n का 2n बनाते हैं और फिर उसके बाद n और n बनाते हैं। तो ऐसे 1 2 3 4 हमें n मिलते हैं फ्रॉम दिस 2n। समझ में आया मियोसिस कैसे होता है। अब इसके बाद अगर माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में पहले हमारे पास 2n का सेल होता है। ठीक है, ये 2n 4n का सेल बनाता है, मतलब ये डुप्लीकेट कर देता है अपना डीएनए। ठीक है, और ये 4n से ऐसे हमारे 2n और 2n, ठीक है, ऐसे सेल बनते हैं, मतलब ऐसे हमारे पास डीएनए मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये पेरेंट है और ये डॉटर है, इनके बीच में सेम टू सेम है ना, मतलब 2n से 2n और 2n ही बने, मतलब यहाँ पे इक्वल है, इसलिए हम इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। जबकि यहाँ पे क्या हुआ, ये जो 2n था इससे हमारा n n n n बने, मतलब 2n का n कम हो गया, तो इसलिए इसको रिड्यूस हो गया, इसलिए रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? इसके पीछे लॉजिक है, वो मैं आपको लेटर ऑन समझाऊंगा, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आपने अभी तक माइटोसिस मियोसिस के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट चीज क्या है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप सेपरेटली ऑन द मेटाफेज प्लेट। देखिए मेटाफेज प्लेट का मतलब होता है हमारे सेल का जो एक जैसे आपको पता है ना, अर्थ के ऊपर एक्चुअली में कोई बीच में से लाइन नहीं बनी हुई रहती, लेकिन एक इक्वेटर मानते हैं हम, वैसे सेल के अंदर एक इक्वेटर होता है। ठीक है, और उस इक्वेटर को कहते हैं मेटाफेज प्लेट। क्या कहते हैं? मेटाफेज प्लेट, क्योंकि मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम आके उस इक्वेटर पे लाया करते हैं, सारे क्रोमोसोम बीच में आ जाते हैं, एक लाइन बना लेते हैं, तो इसलिए हम इसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। और ये क्या होता है, ये भी एक इमेजिनरी रहती है, जैसे इक्वेटर इमेजिनरी होता है। ओके, यहां तक समझ में आया क्या बात?
यार कुछ तो हाय हेलो कुछ तो डाल दिया करो, यस वगैरह डाल दिया करो, नहीं तो मुझे लगता है कि क्लास दिख ही नहीं रही है किसी को। हेलो ऋतुजा। तो आज हम माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस समझ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे समझ में आई बात, इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे माइटोसिस के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप सेपरेटली। मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये सारे जो है वो अलग अलग होके लाइन अप हुए, ठीक है, ये एक साथ एक दूसरे को मिलके जुड़ के लाइन अप नहीं हुए। जबकि अगर आप मियोसिस में देखते हैं, अगर आप मियोसिस में देखते हो तो यहाँ पे क्या होता है, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप इन पेयर्स, ठीक है, ये पेयर बना लेते हैं अपने। मतलब क्या होता है कि ये अगर एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, मतलब एक होमोलोगस क्रोमोसोम का एक सिस्टर क्रोमैटिड बोल रहा हूं मैं, और ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो ये दोनों आते हैं और इसे क्रॉस बना लेते हैं मियोसिस में, ठीक है, तो ये पेयरिंग हो जाती है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है, दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है? ओके, तो ये पेयरिंग हो जाती है, और इस पेयरिंग में क्या होता है कि ये वाला जो है वो इस वाले को अपना सामान दे देता है, और ये वाला ये वाले को अपना सामान दे देता है। मतलब सामान का मतलब होता है यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे को देते हैं, लेकिन अभी समझने के लिए हम ऐसा समझ लेते हैं कि ये दोनों अपना सामान एक्सचेंज कर रहे हैं और ये ऐसे हो जाते हैं वापस, ठीक है, वापस ये दूर दूर चले जाते हैं। तो अगर आप ये पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें दिखेगा कि अगर एक क्रोमोसोम को देखते हैं तो यहाँ पे व्हाइट के साथ थोड़ा सा रेड दिखेगा, यहाँ पे रेड के साथ थोड़ा सा व्हाइट दिखेगा, यहाँ पे रेड के साथ थोड़ा सा व्हाइट दिखेगा, क्योंकि इसमें क्रॉसिंग हो चुकी है, ठीक है, और इसकी वजह से रेड और व्हाइट एक्सचेंज हो गए हैं, ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पे पेयर बना लेते हैं मियोसिस में, जबकि माइटोसिस में पेयर नहीं बनते, अलग अलग जो क्रोमोसोम्स है वो ऐसे 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 लाइन अप हो जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस इज होमोलोगस क्रोमोसोम्स डू नॉट पेयर अप। अच्छा ये तो हो गया। नेक्स्ट इज चियाज़्माटा डू नॉट फॉर्म एंड क्रॉसिंग ओवर नेवर अकर्स। अब देखिए चियाज़्माटा का मतलब ही होता है कि जब हमारी क्रॉसिंग होती है ना दोनों की, तब उनके बीच में जो फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं चियाज़्माटा, ठीक है। तो अगर हम इस वाली पिक्चर की बात करें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं माइटोसिस में कोई पेयरिंग ही नहीं हो रही, ये ब्लू वाला क्रोमोसोम बेचारा अकेला पड़ा हुआ है और ये ऐसे ही अलग हो जाता है। जबकि अगर हम मियोसिस की बात करें तो इसके अंदर ये पेयरिंग हो गई, देखो है कि नहीं, ये रेड और ब्लू में पेयरिंग हो गई। और उसके बाद अगर हम एनाफेज 1 में ये जब जाता है तब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये मिक्स हो गया ना, यहाँ पे ब्लू हो गया, पूरे रेड के अंदर थोड़ा सा ब्लू हो गया, यहाँ पे पूरे ब्लू के अंदर थोड़ा सा रेड हो गया, तो इसे हम कहते हैं चियाज़्माटा। चियाज़्माटा मतलब ये जो जहाँ पे ज्वाइन होते हैं वहां पे चियाज़्माटा फॉर्म होता है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। जो डॉटर सेल्स होती है ना, ये जो डॉटर सेल्स बनती है ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है, ये एक जैसी बनती है, जबकि डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट सेल्स। यहाँ पे क्या होता है, पेरेंट सेल ऐसा था, डॉटर सेल ऐसा बना। इसके अंदर आप देख सकते हैं ना, जेनेटिकली डिफरेंट का मतलब इसका जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पे मिलावट हो गई। शुरुआत में ये प्योर शुद्ध क्रोमोसोम था, लेकिन आगे जाके इसके अंदर मिलावट हो गई ना, तो ये डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। मियोसिस के अंदर जेनेटिकली डिफरेंट होता है, अपने पेरेंट से जो डॉटर सेल है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बने, राइट, जबकि यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स बने। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 डॉटर सेल बने। तो ये माइटोसिस और मियोसिस में का मेन डिफरेंसेस होते हैं। इसमें कुछ बताने का भूल गया होगा तो 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। और मेन डिफरेंस ये है कि माइटोसिस कहाँ पे होता है, हमारे बॉडी सेल्स में होता है, मतलब और स्टेम सेल्स में होता है, जिन्हें हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। जबकि मियोसिस कहाँ पे होता है, जर्म सेल्स में होता है, मतलब एग और स्पर्म में होता है मियोसिस। जबकि माइटोसिस कहाँ पे होता है, हमारे बॉडी सेल्स पे होता है, जो हमारी बॉडी में स्किन के सेल्स है, हमारी बॉडी में और भी ऑर्गन्स के जैसे स्टमक के सेल्स है, हमारे हार्ट के सेल्स है, लंग्स के सेल्स है, इन सब में माइटोसिस होगा। ये मैंने पिछले सेशन में आपको बता दिया है। अब आपसे एक मेरा सवाल है वैसे, ठीक है, आप फटाफट मुझे लाइव चैट में जवाब देंगे कि मैंने आपको कहा था कि थर्सडे और सैटरडे को भी हम अब लाइव लेना शुरू कर रहे हैं, लेकिन अब मैं रात को नहीं लूंगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी जवाब दे दिया वो अभी नहीं देंगे, बाकी लोग मुझे बताएंगे कि थर्सडे और सैटरडे को सुबह नहीं तो दिन में या फिर शाम को भी ले सकते हैं हम। थर्सडे और सैटरडे को आपको लाइव क्लास कब चाहिए, सिर्फ रात का टाइमिंग मत बोलना, क्योंकि थर्सडे और सैटरडे को मुझे 9:30 को नहीं जमता है रात को, तो इसलिए आप मुझे दिन का टाइमिंग बताना, फटाफट बताओ मुझे। ऋतुजा यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड, प्लीज। यहाँ पे मैं ऋतुजा का जवाब नहीं लूंगा। अरे वाह, आज तो 8 लोग आए हैं। जो भी आ गए हैं लाइव चैट में हाय डाल देना, नए नए लोग जो भी आ गए हैं फटाफट लाइव चैट में हाय डाल दो।
और बाकी सब लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, फटाफट बताना। हाँ जयंत तो ऑलरेडी आ गया, मुझे पता है 9 AM। ओके, अक्षय से सुबह 9 बजे। एक्चुअली सुबह 9 बजे तो मुझे पॉसिबल नहीं होगा शायद, 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में। ओके 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 ओंकार, बट आप लोग आओगे ना? जयंत व्हाट डू यू से, विल यू कम? अगर ले तो 5 PM। ओके ओके ओके, तो ज्यादातर लोग मुझे शाम का ही टाइमिंग बोल रहे हैं 5 बजे। लेकिन क्या होता है, बहुत लोग कहते हैं कि ओके मिष्टी सेज 12 o'clock। ओके ठीक है, तो मैं टोटल काउंट करूंगा कि कितने लोग क्या टाइमिंग बोल रहे हैं और उसके हिसाब से लेंगे, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अब ये बहुत ही मेन मुद्दा आता है कि सेंट्रियोल क्या होता है और सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के अंदर डिफरेंस क्या आता है। ये सीबीएसई वालों के बच्चों ने कम से कम सुना होगा, स्टेट बोर्ड वालों ने तो सुना भी नहीं होगा इसके बारे में, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए सुन लो। तो देखिए सेंट्रियोल क्या होता है, टिपिकली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। Centrioles are cylindrical tube-like structures or organelles composed of microtubules। अब देखिए क्या होता है, सेंट्रियोल कहाँ पे पाए जाते हैं, पहला क्वेश्चन, तो वो पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, क्योंकि वहां पे एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है ना, तो वो न्यूक्लियस के आसपास सेंट्रियोल्स मिलते हैं। और ये सेंट्रियोल्स कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें सेंट्रियोल की, तो सेंट्रियोल के अंदर हम देख सकते हैं कि ये हमारा सेंट्रियोल है, ठीक है। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं ये सेंट्रियोल, और इस सेंट्रियोल के अंदर आपको दिखेंगे ये जो दिख रहे हैं ना छोटे 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 ये ब्राउन कलर के, ये होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। क्या होते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल, तो सेंट्रियोल और उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल होता है। ये हो गई स्ट्रक्चर की बात। अब फंक्शन की भी बात कर लेते हैं। इन द सेल सेंट्रियोल्स एड इन सेल डिवीजन बाय फैसिलिटेटिंग द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब क्रोमोसोम्स को अगर सेपरेट करना है ना, सेल डिवीजन में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमैटिड्स को दूर दूर ले जाया जाता है, तो इसलिए क्या होता है कि हमें इसकी जरूरत पड़ती है, किसकी, सेंट्रियोल्स की। सेंट्रियोल्स इसमें मदद करते हैं। फॉर दिस रीजन दे आर लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के पास इसलिए होते हैं क्योंकि ये सेल डिवीजन में मदद कर रहे हैं, और सेल डिवीजन तो हमारा न्यूक्लियस में ही होता है, इसलिए सेंट्रियोल न्यूक्लियस के पास में लोकेट होते हैं। अब सेंट्रोसोम की बात कर लेते हैं। अब सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, इनमें डिफरेंस, सॉरी इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। सेंट्रोमियर मतलब सीधे सीधे बोला है क्रोमोसोम के बीच में का पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोसोम इसका मतलब मैं अभी बता रहा हूं, ईच एनिमल सेल हैज 2 सेंट्रियोल्स लोकेटेड विद इन अ सेंट्रोसोम। मतलब हर एक एनिमल सेल में कितने सेंट्रियोल होते हैं बोलो, तो होते हैं 2 सेंट्रियोल। कितने होते हैं लाइव चैट में बताओ मुझे, तो होते हैं 2 सेंट्रियोल। बताओ फटाफट फटाफट, सब लोग लिखेंगे 2 सेंट्रियोल। और ये कहां पे होते हैं, सेंट्रोसोम के अंदर होते हैं। तो आपको समझ में आई बात, सेंट्रोसोम में और सेंट्रियोल में फर्क इतना ही है कि सेंट्रियोल सेंट्रोसोम के अंदर होते हैं, ओके ओके। एंड बोथ सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स आर कॉम्प्लिकेटेड सेल स्ट्रक्चर्स दैट आर एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन। ये दोनों ही सेल डिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द सेंट्रोसोम डायरेक्ट्स द मूवमेंट्स of the chromosomes when a cell divides, and the centrioles help create the spindle of threads along which the duplicated chromosomes separate into 2 new cells। अब देखिए डिफरेंस मैं सीधा सीधा बताता हूं कि सेंट्रोसोम क्या करता है, सेंट्रोसोम उसको दूर जाने में मदद करता है, जबकि उसके अंदर जो सेंट्रियोल होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो सेंट्रियोल उसमें से स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। अब ये स्पिंडल फाइबर्स क्या होता है, तो स्पिंडल फाइबर्स कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स का मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि क्रोमोसोम जब 2 भागों में टूटता है तब उसको दोनों ही पोल्स पे ले जाने में वो खींच लेते हैं स्पिंडल फाइबर्स,
ठीक है। तो क्या होता है देखो, जो हमारे सेंट्रोजोम होते हैं वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, वो दूर जाते हैं, जबकि सेंट्रियोल, उसके अंदर जो सेंट्रियोल होते हैं वो सेंट्रियोल में से ऐसे धागे निकलते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स या फिर स्पिंडल ऑफ थ्रेड्स कह लो, ठीक है। और वो जो धागे हैं वो ऐसे ये क्रोमोसोम्स को जाके बंध जाते हैं और फिर सेंट्रोजोम उन धागों को खींचता है। तो समझ में आई बात? सब लोगों को समझ में आया क्या? मुझे फटाफट लाइव चैट में बताओ, समझ में आया क्या? सब लोगों ने अच्छे जवाब दिए हैं और सब लोगों को समझ में आना चाहिए ये चीज। ओके 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 ओके। तो नेक्स्ट चीज आती है हमारी, अब इंटरफेस को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया हुआ इंटरफेस का क्या मतलब होता है कि हमारे सेल साइकिल की प्रिपेरेटरी फेज होती है। मतलब हमारा अगर हमें सेल डिवीजन करना है तो उसके लिए थोड़ा सा हम प्रिपरेशन करते हैं ना, तो उसके लिए प्रिपेरेटरी फेज होती है, ठीक है। सबको समझ में आया क्या? ऋतुजा सेड यस, हाँ ठीक है। तो देखिए इंटरफेज अगर हम डिटेल में बात करें, यहाँ पे मैंने आपको एक फिगर भी देके रखी है। देखिए क्या होता है इंटरफेज में, जो हमारे जो क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, आपको पता है कि क्रोमोसोम क्रोमैटिन फाइबर्स से बने हुए होते हैं और ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स है वो ऐसे ही बिखरे हुए रहते हैं। कभी भी क्रोमोसोम ऑलरेडी मेड नहीं रहता, पहले से बना हुआ नहीं रहता है न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोसोम के क्रोमैटिन फाइबर्स ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, जैसे आपने देखा है ना कि आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन आया तो वो वायर ऐसे नीचे कैसे भी बिखेर के रख देगा, वैसे ही यही होते हैं, ये भी ऐसे ही बिखरे हुए पड़े हुए रहते हैं। और जब इनको काम आते हैं, जब इनका काम आता है तब इनको इस्तेमाल करने के लिए अच्छे से क्रोमोसोम के फॉर्म में बना दिया जाता है। देखिए ये सब कैसे होता है वो भी मैं बताऊंगा। देखिए बिफोर डिवाइडिंग सेल एंटर्स माइटोसिस, तो डिवीजन के पहले जो सेल जो है वो माइटोसिस में पहुंचेगा डिवीजन के लिए, लेकिन उससे पहले इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ ग्रोथ कॉल्ड इंटरफेज। यहाँ पे इसकी ग्रोथ होती है, ठीक है, सेल ग्रोथ का पीरियड होता है इंटरफेज के अंदर, बहुत सारी ग्रोथ होती है। अब यह ग्रोथ क्यों होती है? क्योंकि सेल डिवाइड होने वाला है, सेल टूटने वाला है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा भाई, तो अगर सेल टूटने वाला है तो दूसरे सेल को भी तो कुछ चाहिए, नहीं तो कंटेंट्स हाफ हो जाएंगे दोनों के अंदर। और अगर ऐसे हाफ 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 होता है ना तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि सेल के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसलिए पहले सेल को अपने सारे कंटेंट्स को ग्रो करना पड़ता है और फिर उसके बाद ही वो डिवाइड हो सकता है। तो इसलिए इंटरफेस इसमें इंपॉर्टेंट होता है। About 90% of a cell's time in the normal cell cycle may be spent in interphase। मतलब सेल का 90% टाइम एक नॉर्मल सेल साइकिल में इंटरफेस में ही जाता है। मतलब ये 90% टाइम तो ये आराम से रहता है, एकदम आराम से, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रुक जाए। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब एक और बार बता रहा हूं कि जो सेल के अंदर जो उसकी बाकी की इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज चल रही रहती है, जैसे कि एनर्जी प्रोडक्शन होता है बाय एटीपी वगैरह बनाना, ठीक है, या फिर और भी कई सारी एक्टिविटीज चल रही रहती है, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह, ये सब कभी भी बंद नहीं होता, ठीक है, ये हमेशा चलता रहता है। बट इसका जो बाकी का जो सेल डिवीजन है ना, सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन 90% टाइम चलता ही नहीं, ठीक है। तो देखिए सेल जो है उसकी सेल साइकिल 24 आवर्स की होती है। कितनी? 24 आवर्स। मतलब सेल साइकिल हम एक दिन की मानते हैं और इसमें से देखिए हमारा जो G1 फेज होता है उसमें 11 घंटे जाते हैं, S फेज में 8 घंटे जाते हैं और G2 फेज में तो 4 घंटे जाते हैं। तो 8 और 4 12, 12 और 11 23, 24 में से 23, 24 में से 23 आवर्स तो इंटरफेज में ही निकल जाते हैं। इसलिए कहते हैं 90% ऑफ सेल्स टाइम इन द नॉर्मल सेल साइकिल में बी स्पेंट इन इंटरफेज। अब देखिए अगर हम G1 स्टेज की बात करें तो इसे सबसे पहला स्टेज होता है इंटरफेज में, मैंने आपको बताया था। इसके अंदर क्या होता है? द पीरियड प्रायर टू द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए वो सेल जब जो डीएनए डुप्लीकेशन कर रहा है, मैंने आपको बताया था कि वो 2n का 4n वगैरह कर रहा है, ठीक है, वो सब के पहले वाला ये फेज होता है G1 फेज, या फिर हम कह सकते हैं गैप 1 फेज, या फिर आप कह सकते हैं ग्रोथ 1 फेज। ये सारे ही नाम चलेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है? The cell increases in mass in preparation for cell division। ये बहुत अपने सारे के सारे कंटेंट्स को बढ़ाता जाता है और इसका सेल का साइज भी बढ़ता जाता है इसके अंदर। तो G1 फेज में क्या हो रहा है बताओ? G1 फेज में सेल की ग्रोथ हो रही है, सेल के अंदर के जो सारे कंटेंट्स है वो सब इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बना रहा है वो सेल। सब लोगों को यहां तक समझ में आया? द G1 फेज इज द फर्स्ट गैप फेज, इसे हम गैप 1 फेज भी कह सकते हैं, ठीक है। यहां तक सब लोगों को समझ में आया क्या? कोई भी डाउट्स हो तो पूछ लिया करो क्योंकि लाइव क्लास चल रही है कि नहीं?
समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एस फेज। अब एस फेज का नाम हमारे पास आया है सिंथेसिस फेज, ठीक है। द एस स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस। यहाँ पे किसकी सिंथेसिस? सिंथेसिस मतलब बनाना, किसी चीज को बनाने को हम कहते हैं सिंथेसिस। तो ये देखिए इसके अंदर क्या होता है। क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड हेरेडिटरी व्हीकल्स बाय, ओके वेट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर लेट इन द क्लास। आपका मैंने पिछले सेशन का जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दिया था, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, चलो जल्दी करो, एक सेकंड, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। और दूसरी चीज ये है कि प्लीज ऐसे सेशन के बीच में मत पूछा करो, क्योंकि सेशन पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। हमारा टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इतने इंपॉर्टेंट टाइम को हम वेस्ट नहीं करना चाहते। पहले हम मेन चीजें खत्म करेंगे, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो क्वेश्चन लेंगे, नहीं तो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको आंसर दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एस फेज के अंदर क्या हो रहा है, देखो द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसाइज, यहाँ पे डीएनए बन रहा है। यहां तक बात समझ में आई है ना सबको? नक्की क्या, कोई मुझे बोल ही नहीं रहा है। नेक्स्ट इज इन मोस्ट सेल्स देयर इज अ नैरो विंडो ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसाइज्ड। मतलब ये बहुत ही थोड़े से समय के लिए होता है कि वो डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, ओके। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इस क्रोमैटिन फाइबर्स के अंदर डीएनए होता है और ये डीएनए उसके अंदर ही डबल होता है। उसकी वजह से वो क्रोमैटिन फाइबर्स ऐसे मोटे हो जाते हैं, ठीक है। और वो मोटे होने की वजह से ही उसका क्रोमोसोम तैयार होता है, ठीक है। मोटे हो जाते हैं और शॉर्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट फेज होता है हमारा G2 फेज, जिसे हम कहते हैं गैप 2 फेज। कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ लेना। द पीरियड आफ्टर डीएनए सिंथेसिस हैज अकर्ड बट प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ प्रोफेज। मतलब क्या है, डीएनए सिंथेसिस तो हो गई, लेकिन प्रोफेज की शुरुआत के पहले हमारे पास एक स्टेज होता है जिसे हम कहते हैं G2 फेज। द सेल सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स एंड कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन साइज। अब यहाँ पे सेल का साइज भी इंक्रीज हो रहा है और इसी के साथ साथ अब सेल प्रोटीन्स बनाने शुरू कर रहा है। प्रोटीन्स कैसे बनाते हैं बोलो, कौन मुझे इसका जवाब देगा कि प्रोटीन्स कैसे बनाते हैं सेल? फटाफट जवाब दो। जिन लोगों ने मेरे से हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ा उन लोगों को पता होगा। मैंने तो देखो आपको क्लू भी दे दिया, बताओ अभी सेल में प्रोटीन कैसे बनाते हैं, आंसर दो मुझे। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। हेलो, चलो फटाफट आंसर दो, कैसे बनाते हैं प्रोटीन? बताओ जल्दी, प्रोटीन कैसे बनाते हैं? नहीं पता किसी को भी? हमारे 3 टी याद आ रहे क्या आपको? अरे अब तो बता दो। अरे एटीपी कैसे? ओनकार, योर कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर। प्लीज मेरे वीडियोस देख लेना, जो भी मैंने इसके फर्स्ट वीडियो से लेकर अभी तक के सारे वीडियोस देख लेना। एटीपी इज नॉट द करेक्ट आंसर, एटीपी इज नॉट इवन रिलेटेड टू इट। प्लीज, जो मेरे फर्स्ट 2 वीडियोस है वो 10 स्टडी शेक बाय संकेत मनियार दूसरे चैनल पे, और इस चैनल पे 3rd से लेकर आज तक का वीडियो है, ठीक है। ओनकार प्लीज वॉच इट। एंड अक्षय ऑल्सो डजंट नो, क्योंकि आप लोगों ने मेरे पास से पढ़ा ही नहीं ना हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। आपको स्कूल का तो समझ में आया नहीं होगा यार। सीबीएसई वालों को भी नहीं पता क्या? ये 3 टी भी नहीं पता आपको? ये 3 टी होते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। ये 3 टी से ही तो प्रोटीन बनते हैं ना, है कि नहीं? इन 3 टी से क्या होता है, पहले डीएनए से एमआरएनए बनता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर एमआरएनए में टीआरएनए आते हैं, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन।
और उसके बाद जो हमारा क्या कहते हैं अमीनो एसिड्स बनते हैं उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उन अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के सेल प्रोटीन ही तो बना रहा है। तो प्रोटीन सिंथेसिस किससे होता है भाई? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन से हो रहा है। सब लोगों को समझ में आई क्या बात? तो मुझे यस बोलो फटाफट लाइव चैट में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस कैसे हो रहा है। तो बताओ, डीएनए सिंथेसिस के बाद यहाँ पे G2 फेज के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस ही होता है सिर्फ। G1 फेज में, S फेज में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता, जबकि G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होता है और सेल का साइज भी इंक्रीज होता रहता है क्योंकि उसके बाकी के भी ऑर्गेनेल्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। एंड द G2 फेज इज द सेकेंड गैप फेज, ठीक है। इसे हम सेकेंड गैप फेज के नाम से जानते हैं और ये 4 घंटों का होता है। सब लोगों को समझ में आ गया? वेरी गुड, ठीक है। In the latter part of interphase, the cell still has nucleoli present। तो जो हमारा इंटरफेज है उसका जो बाद वाला पार्ट है उसके अंदर भी सेल के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस का मतलब ये जो छोटा सा यहाँ पे होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर जो एक छोटा सा पार्ट होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो ये न्यूक्लियोलस इंटरफेस खत्म होते वक्त भी ये न्यूक्लियोलस सेल के अंदर प्रेजेंट, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। And the nucleus is bonded by a nuclear envelope and the cell's chromosomes have duplicated but are in the form of chromatin। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, जो न्यूक्लियस है वो एक न्यूक्लियर एनवलप मतलब जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं ना, उससे बाउंड होता है इसके अंदर, है कि नहीं। उसके आसपास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये आपको पता है कि नहीं। उसका एक वॉल टाइप का होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और उसके जो क्रोमोसोम्स है वो डुप्लीकेट तो हो चुके हैं, मतलब क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए है उसका डुप्लीकेशन तो हो चुका है, लेकिन अभी भी वो क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई क्या बात? सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। वेयर आर अदर पीपल? ओंकार, मिष्टी, जयंत, सब लोगों को आ रहा है क्या समझ में? तो आज के सेशन में तो हम इंटरफेस ही डिस्कस करने वाले थे। मैं क्या सोच रहा हूं, और कुछ भी एक डिस्कस कर लेते हैं। अब आपके कोई भी डाउट्स हो तो पूछो, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो तो पूछो, बस ऐसे कहीं से भी रैंडमली क्वेश्चंस मत लाओ। जैसे कौन है, आत्माराम बोरकर, इन्होंने कहीं से तो बाहर से ही लाया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड क्रोमैटिड्स? अरे भाई आप कहां से क्वेश्चन लाते हो, मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं इसका आंसर दे देता हूँ। क्रोमोसोम्स का मतलब होता है कि जो क्रोमैटिड्स होते हैं, क्रोमैटिड्स मतलब ही क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है। क्रोमैटिड्स मतलब ही क्रोमैटिन फाइबर होता है। तो ये जो क्रोमैटिन फाइबर है, या फिर आपकी भाषा में कह दूं महाशय तो क्रोमैटिड होता है। ये क्रोमैटिड जो है वो पहले ऐसे ही बिखरा हुआ रहता है सेल के अंदर, ओके। इट इज नॉट, ये क्या कहते हैं, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। जबकि जब बाद में इंटरफेस खत्म होने के बाद हमारा प्रोफेज शुरू होता है तो उस प्रोफेज के अंदर ये क्रोमैटिड क्रोमोसोम की शेप ले लेता है, ठीक है। सिर्फ शेप का फर्क है, मीनिंग सेम है, ओके। समझ में आ गया जी? समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? कोई डाउट हो तो पूछ लो फटाफट, नहीं तो हम और आगे बढ़ जाते हैं आज के इस क्लास में। मैंने सोचा था यहाँ तक ही पढ़ाऊंगा, लेकिन हम और आगे तक बढ़ सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। तो फटाफट एक काम करते हैं, हम अपना नेक्स्ट वाला भी खोल लेते हैं, ठीक है। और इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ माइटोसिस के स्टेजेस के बारे में, ठीक है। मैं सिर्फ एकदम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा और उसके बाद हम माइटोसिस का पूरा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो देखिए क्या है, माइटोसिस के अंदर क्या क्या स्टेजेस होते हैं। तो पहले होता है इंटरफेज, आपको मैंने बता दिया क्या होता है ये। उसके बाद होता है प्रोफेज, यहाँ पे प्रोफेज में आप देख सकते हैं ये ये जो हमारे क्रोमैटिन ऐसे ही पड़े हुए थे, ये अब यहाँ पे क्रोमोसोम के शेप में आ चुके हैं। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ओके। मिष्टी, आई थिंक यू आर नॉट वॉचिंग इट लाइव, ओके, ठीक है। सो इट इज करेक्ट एक्चुअली। तो देखिए क्या है, यहाँ पे इंटरफेज होता है, इंटरफेज के बाद प्रोफेज होता है, प्रोफेज के बाद लेट प्रोफेज। अच्छा, लेट प्रोफेज कुछ बुक्स में दिया हुआ है, आपकी बुक में नहीं दिया है, ठीक है। बस क्या है कि वो प्रोफेज का जो बाद वाला हिस्सा होता है उसे लेट प्रोफेज कहते हैं, और कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। फिर उसके बाद होता है मेटाफेज, उसके बाद होता है एनाफेज, उसके बाद होता है टीलोफेज, उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस,
अब इसके बारे में मैं आपको 2-3 फैक्ट्स बताऊं तो जो हमारा इंटरफेज होता है, ठीक है, इंटरफेज के बाद जो भी होता है ना, जैसे कि प्रोफेज हो गया, लेट प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया, टीलोफेज हो गया, तो प्रोफेज से लेकर टीलोफेज तक का जो पार्ट होता है उसका हम एक और नाम लेते हैं जिसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं तो बोलो, कैरियोकाइनेसिस। अब आप बोलोगे कि ये साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, ये सब क्या है? तो काइनेसिस का मतलब मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाते हुए समझाया है कि काइनेसिस का मतलब किसी भी चीज को कट करना या फिर उसको तोड़ना, उसे डिवाइड करना। तो डिवाइड करने से आपको कुछ समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है? न्यूक्लियस का डिफरेंस होता है कि नहीं? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस ठीक से डेवलप नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस ठीक से डेवलप होता है। तो कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब हो गया कि यहाँ पे न्यूक्लियस को डिवाइड किया जा रहा है। तो जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तब उसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। एट व्हाट टाइम आवर लाइव लेक्चर विल एंड? 10 मिनट में, ठीक है। सो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कि हम यहाँ पे न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहे हैं। एंड जैन प्लीज डोंट कॉल इट अ लेक्चर, आई डोंट लाइक। एक्चुअली यहाँ पे पार्ट 1 लेसन के नाम में आ गया इसलिए मैं पार्ट 1 नहीं लिख पाया, सो इसलिए। एंड साइटोकाइनेसिस मतलब यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। दिख रहा है कि नहीं? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब पता है ना सबको, सेल के अंदर जो सेमी फ्लूइड पार्ट होता है जो उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। दिख रहा है ना, एक न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस डिवाइड हुए कि नहीं हुए, है कि नहीं? इसकी कहानी में आज आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि 10 मिनट बचे तो उसे आपको वेस्ट नहीं करना है ना। मैं एकदम शॉर्ट में इसकी कहानी बता देता हूँ और आप थोड़ा सा टेक्स्ट बुक पढ़ना, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा और नेक्स्ट सेशन में आपको पूरा समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक। तो देखिए प्रोफेज में यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, किससे? क्रोमैटिन फाइबर्स से, ठीक है। क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस हो जाते हैं, मतलब उसके अंदर क्या होता है, वो उसके अंदर डबल डीएनए हो चुका है अभी, तो इसलिए वो मोटे हो जाते हैं ना। कंडेंस मतलब मोटा हो जाना थोड़ा, और उसके बाद वो मोटे होने के बाद वो क्रोमोसोम की अपनी शेप में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लेट प्रोफेज में क्या होता है कि हमारा जो जिसकी मैं बात कर रहा था सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स है वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और साइंटिफिक भाषा में बताऊं तो इसके अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन फाइबर्स बिकम कॉइल्ड इनटू क्रोमोसोम्स है, ये मैंने पहली चीज बताई। विथ ईच क्रोमोसोम हैविंग 2 क्रोमैटिड्स जॉइंट एट सेंट्रोमियर, यहाँ पे हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, मतलब सिस्टर क्रोमैटिड्स, और उनको बीच में सेंट्रोमियर से जॉइन किया जाता है। द माइटोटिक स्पिंडल कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड प्रोटीन्स फॉर्म्स इन द साइटोप्लाज्म। जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स के बारे में मैंने बोला था ना, जिन्हें हम धागे कहते हैं, ठीक है, वो धागे जो स्पिंडल फाइबर्स है वो फॉर्म हो जाते हैं इसके अंदर। उसके बाद और क्या होता है, द 2 पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स, जो सेंट्रियोल्स हमारे बने थे वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, राइट। सेंट्रियोल्स का मतलब मैंने समझाया था ना, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं और वो दोनों सेंट्रियोल्स एक दूसरे से अलग अलग दूर दूर हो रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट और क्या क्या है, देखो एक सेकंड ना, और क्या इसके अंदर दिया हुआ है, पोलर फाइबर्स विच आर माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट मेक अप द स्पिंडल फाइबर्स रीच फ्रॉम ईच सेल पोल टू द सेल्स इक्वेटर। मतलब ये जो फाइबर्स है ना, ये फाइबर्स अब इक्वेटर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। जो उसके स्पिंडल फाइबर्स बने वो इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं। एंड और क्या है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, यही सब इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है, यही सब इंपॉर्टेंट था। एंड द क्रोमोसोम्स बिगिन टू माइग्रेट टुवर्ड द सेल सेंटर, और जो क्रोमोसोम है वो भी सेंटर ऑफ द सेल में आना शुरुआत कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज का भी एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं पूरा, टेंशन मत लो। अब मेटाफेज के अंदर क्या हो रहा है, द स्पिंडल रीचेस मैच्योरिटी, मतलब जो स्पिंडल फाइबर्स है ना वो मैच्योरिटी फेस करते हैं, मतलब वो स्पिंडल फाइबर्स एकदम अब स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और उसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, अब अच्छे से उस क्रोमोसोम को खींच सकते हैं अपने पास, ठीक है। सो स्पिंडल फाइबर्स अब एकदम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। एंड क्रोमोसोम्स अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट, मतलब क्रोमोसोम्स कहां पे आ जाते हैं, सेल के इक्वेटर पे आ जाते हैं। अब समझ में आया मेटाफेज प्लेट क्यों कहते हैं, क्योंकि मेटाफेज के अंदर ये क्रोमोसोम्स ऐसे इक्वेटर पे आ जाते हैं, सेल के बीच में सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। During this phase a number of changes occur, the nuclear membrane disappears completely। अच्छा, एक और मेजर चेंज ये होता है कि जो न्यूक्लियस होता है ना, उस न्यूक्लियस के आसपास जो मेम्ब्रेन होता है उसकी जो वॉल टाइप की होती है वो वॉल गायब हो जाती है,
गायब, यहाँ पे वॉल गायब होनी शुरू होती है, कहाँ पे, प्रोफेज में, जबकि मेटाफेज में ये वॉल पूरी तरह से गायब हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स कंप्लीटली। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब तक डिसअपियर नहीं होगा तब तक क्रोमोसोम उसमें से बाहर कैसे आएंगे ना, न्यूक्लियस में से क्रोमोसोम बाहर कैसे आएंगे, जब तक ये उसकी वॉल ही खत्म नहीं होगी तो बाहर कैसे आएंगे, तो इसकी वजह से। यार सब लोग है ना, सब लोगों को मैं दिख रहा हूं ना, किसी का कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है और सब लोगों को समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट इज, अब मेटाफेज में और क्या क्या होता है, क्रोमोसोम्स मूव रैंडमली अंटिल दे अटैच टू पोलर फाइबर्स। अच्छा, ये क्रोमोसोम्स पहले क्या होते हैं कि ये इधर उधर ही घूम रहे होते हैं सेंटर में, ठीक है, इक्वेटर में आके वो इधर उधर ऐसे घूम रहे होते हैं, फिर उसके बाद वो स्पिंडल फाइबर्स को अटैच हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद और क्या होता है, और क्या होता है, यस इतना ही होता है। फिर उसके बाद एनाफेज में पहुंचते हैं। एनाफेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स है इसके जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो सिस्टर क्रोमैटिड्स अब अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। इस ये जो क्रोमोसोम है इसके सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग हो रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर्स इनको खींच रहे हैं और इतनी जोर से खींच रहे हैं कि ये सेंट्रोमियर से अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हमारे दो दो बने थे, राइट, एक क्रोमोसोम में से दो सिस्टर क्रोमैटिड बनते हैं, तो एक सिस्टर क्रोमैटिड ऊपर जाएगा, एक सिस्टर क्रोमैटिड नीचे जाएगा, क्योंकि उसको स्पिंडल फाइबर से खींचते हैं टू द पोल्स, ठीक है, पोल्स मतलब सेल के एंड तक, ओके। अरे यार है ना सब लोग, कुछ तो मुझे जवाब दो लाइव चैट में, व्हाट इज स्पिंडल फाइबर। ऋतुजा, आई थिंक यू वर नॉट देयर फ्रॉम द बिगिनिंग, इसलिए समझ में नहीं आया। स्पिंडल फाइबर्स का मतलब सीधा सीधा होता है कि हमारे जो सेंट्रियोल होते हैं वो कुछ ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, धागा पता है ना, थ्रेड, हाँ, तो वो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, और उसे हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल इसलिए क्योंकि वो थ्रेड ऐसे घुमा हुआ रहता है, जैसे आपने अगर जूट का एक डोरा देखा होगा ना, जूट के डोरी देखी होगी, तो जूट की डोरी कैसे रहती है, उसमें ऐसे उसको ऐसे फोल्ड किया हुआ रहता है, ऐसे गोल 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 ऐसा दिखता है, राइट। तो वैसे ही इसके अंदर भी स्पिंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि स्पिंडल शेप रहता है, ये ऐसे गोल 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 घुमा हुआ रहता है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स ड्यू टू दैट, ओके। नेक्स्ट इज, अब आपको एनाफेज समझ में आया क्या हुआ, कि सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो अलग अलग हो रहे हैं क्रोमोसोम से और वो पोल्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या है भाई, और क्या है, क्रोमोसोम्स अलाइन, अच्छा ये तो पहले हो गया। नेक्स्ट इज, वंस द पेयर्ड सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट फ्रॉम वन अनदर ईच इज कंसीडर्ड अ फुल क्रोमोसोम। अच्छा, अब ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी सवाल होता है, ये तो हाई लेवल एग्जाम जैसे नीट तक में भी आ जाता है कि एक बार ये जो क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाए तो फिर क्या होता है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि भले ही ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम नहीं है, लेकिन इसको पूरा क्रोमोसोम कंसीडर किया जाता है, ठीक है, इसे पूरा क्रोमोसोम कंसीडर किया जाता है, ओके। भले ही ये पूरा क्रोमोसोम नहीं है, भले ही ये सिस्टर क्रोमैटिड है, लेकिन एक बार ये अलग हो गए एक दूसरे से तो इन्हें सेपरेट क्रोमोसोम्स बोला जाता है। और यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार इसका क्वेश्चन आता है, मैंने आपको पिछले 3 साल के पेपर में 2 बार ये क्वेश्चन देखा है, एनएससी जेएस में, एनएससी जैसे एनटीएससी कोई तो एक में। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे इन्हें फुल क्रोमोसोम ही कंसीडर किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड उसके बाद होता है, और कुछ बचा है क्या इसके अंदर, यस, द डॉटर क्रोमोसोम्स माइग्रेट सेंट्रोमियर first and the kinetochore fibers become shorter as the chromosomes come near the pole। तो ये जो हमारे जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो धीरे धीरे अब छोटे हो रहे हैं, क्योंकि जो ये खिंचते जा रहे हैं ना, क्या कहते हैं, जो हमारे अभी डॉटर क्रोमोसोम्स बने, ये हमारे जो पूरे पूरे क्रोमोसोम्स थे वो थे पेरेंट क्रोमोसोम्स, और अब जो ये बने हैं नए नए उसे हम कहते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स। तो ये डॉटर क्रोमोसोम्स को जैसे अपनी तरफ खींच रहे हैं, डू न्यूरॉन्स परफॉर्म माइटोसिस। यार प्लीज मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं इस सेशन में आंसर नहीं करूंगा, नेक्स्ट सेशन में आंसर करूंगा, मुझे प्लीज टॉपिक के बीच में मत भटकाइए, ठीक है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक यार, न्यूरॉन वगैरह, तो इसलिए प्लीज मैं नेक्स्ट सेशन में आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन की शुरुआत में आना है आपको, तो 9:30 बजे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको समझ में आ गया एनाफेज में और क्या हो रहा है, कि यहाँ पे क्या हुआ, हमारा स्पिंडल फाइबर छोटे होते जा रहे हैं क्योंकि ये दूर दूर चले जा रहे हैं ना, जो हमारे डॉटर क्रोमोसोम्स बने, तो उससे एडजस्ट करने के लिए स्पिंडल फाइबर सब छोटे छोटे हो जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है टीलोफेज।
अब टीलोफेज हमारा लास्ट फेज होता है। इसके अंदर क्या होता है देखिए, इन टीलोफेज द क्रोमोसोम्स आर कॉर्डोन्ड ऑफ इनटू डिस्टिंक्ट न्यू न्यूक्लियाई इन द इमर्जिंग डॉटर सेल्स। अब यहाँ से 2 सेल फॉर्म होते हैं और इसके अंदर 2 अलग अलग न्यूक्लियस बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से ऐसे डिवाइड हो जाता है बीच में से सेल, और ये यहाँ पे ऐसे 2 हमारे सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, 2 न्यूक्लियस अलग अलग फॉर्म हो रहे हैं। अब उसके आगे क्या होता है, द पोलर फाइबर्स कंटिन्यू टू लेंथन, फिर और क्या क्या होता है देखो, न्यूक्लियाई बिगिन टू फॉर्म एट अपोजिट पोल्स। अपोजिट पोल्स पे न्यूक्लियाई बन रहे हैं, यहाँ पे अब न्यूक्लियस बनना शुरू हो जाता है, ओके। बस उसी फोटो को हमने यहाँ पे ऐसा कर दिया, टेढ़ा कर दिया, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा, लेकिन आप इसको अगर ऐसे देखें तो ये ऐसे शेप में था, ठीक है। इसको आप ऐसे घुमा के देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाले पोल में अब आ गए क्रोमोसोम और ये वाले पोल में अब आ गए क्रोमोसोम, तो वहां पे न्यूक्लियस बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। The nuclear envelopes of these nuclei form from remnant pieces of the parent cell's nuclear envelope, ठीक है। तो पेरेंट सेल के जो न्यूक्लियर एनवेलप टूट गया था, हमारा न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन था वो टूट गया था, तो उससे यहाँ पे नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होना शुरू हो जाता है दोनों न्यूक्लियस के लिए, ठीक है। ये समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो ये हो गया टीलोफेज। अब साइटोकाइनेसिस वगैरह हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, बस करते हैं अभी के लिए क्योंकि अब टाइम हो चुका है। क्या हम सेशन को खत्म करें, क्या आपको कुछ भी पूछना है, फटाफट मुझे जवाब दीजिए, तो हम इसे नेक्स्ट सेशन में जरूर कंटिन्यू करेंगे, है कि नहीं। तो नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे इसको, ओके। क्या हम क्लास को खत्म करें, क्या कुछ डाउट रह गए हैं, या आपको क्लास कैसी लगी हो ये भी बता सकते हैं, ओके। अगर आपके जो लोग लाइव नहीं देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा डाउट्स, ठीक है। अगर आपको एनटीएससी के नोट्स चाहिए या फिर बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो मुझे ईमेल कर देना यहाँ पे, इस ईमेल आईडी पे, ठीक है। और ये मेरा दूसरा चैनल है द स्टडी शैक बाय संकेत मणियार, यहाँ पे मैंने आपको हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन प्लस इसी लेसन के पहले 2 वीडियोस देके रखे, तो वो आप जरूर देख लेना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। लाइक ना किया हो तो कर देना, ठीक है। सब लोग प्लीज लाइक ना किया हो तो कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट टाइम जो भी नए नए आए ना, when will be our next lecture, please don't call it a lecture अक्षय, first of all. The second thing is next video हमारा होगा वेडनेसडे, ठीक है। वेडनेसडे को रात को 9:30 बजे, क्योंकि कल भी हमारे छोटे बच्चों के लिए मुझे क्लास लेनी पड़ती है, आपने देखा होगा आज भी मैंने डाली है, मुझे लेनी पड़ती है यार, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज सब्सक्राइब तो जरूर कर देना अगर ना किया हो, ठीक है। सो आपके बदौलत 70 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आई वॉज देट, कोई बात नहीं ऋतुजा, कल 11 बजे इसका रिपीट आ जाएगा, ठीक है। फटाफट अगर क्लास खत्म करनी हो तो मुझे बोल देना, ठीक है सब लोग। एंड दिस इज माई इंस्टा आईडी, यू कैन फॉलो मी ओवर हियर, ठीक है। लाइक ना किया हो तो लाइक कर देना, लाइक ना किया हो तो लाइक कर देना, ओके। बाय बाय ऋतुजा। सब लोगों को क्लियर है कि आज क्या क्या पढ़ा, और नेक्स्ट टाइम आते समय प्लीज अपने एक दोस्त को लेके आना, ओके। जैसे आज अक्षय ने किया है, जयंत को बुला के और बाकी लोगों को, ओके। थैंक यू सो मच जयंत। और नेक्स्ट टाइम प्लीज अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने एक और दोस्त को बुला के लाना, ठीक है। जयंत प्लीज डू दिस वन थिंग फॉर मी, कि अपने एक और दोस्त को बुला के क्लास में लाना, ओके। कल कितने बजे क्लास है, कल नहीं होगी, वेडनेसडे को होगी। जय मल्हार, जय महाराष्ट्र, यस। एंड हाँ, कल नहीं होगी, वेडनेसडे को सेम टाइमिंग पे होगी क्लास, और थर्सडे का टाइमिंग में आपको, अच्छा मैं जो सुबह इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बोल के जो वीडियोस देता हूँ ना वो देख लिया करो, उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ सारी चीजें जो भी आगे होने वाला है, ठीक है। छोटा सा तो होता है यार, 1 मिनट का 1.5 मिनट का वीडियो होता है, उतना देखने को क्या जाता है। तो सब लोग सुबह का देख लिया करो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट का वीडियो, और आज आपने जो भी सजेशन दिया उसके हिसाब से मैं थर्सडे की क्लास की प्लानिंग कर लूंगा। थर्सडे को हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और एक्सरसाइज के बारे में हम बाद में सोचेंगे, आप लोगों को चाहिए होगी तो ले लेंगे, ठीक है। सो दोस्तों खत्म करते हुए, करे ना, करे क्या खत्म, ओके जी। फटाफट
खत्म करें क्लास? ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। वेनेसडे को मिलेंगे 9:30 को, और अपने दोस्तों को प्लीज बुला के लाना, जयंत एंड ओनकार प्लीज। ओके, सो बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट।